अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर सब्त पर जंग के बादल गहरे होते दिखाई देते हैं। ईरान के आसमानों पर मिसाइलों की लकीरें खींच रही हैं। इसराइल और अमेरिका के हमले एक नई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और जवाब में तेहरान भी आग की ऐसी लहरें छोड़ रहा है जो सरहदों से निकलकर पूरे खित्ते को छू रही हैं। लिबनान में धमाकों की गूंज है। दोहा के आसमान पर दिफाई निजाम जाग उठा है। बहरीन और आज़रबाईजान तक इस जंग के साए पहुंच चुके हैं। यूं महसूस होता है जैसे खित्ता एक ऐसी आग के ढेर के गिर्द खड़ा है जिसकी चिंगारियां हर लम्हा नई जमीन को छू रही हैं। उधर आलमी ताकतें भी इस भड़कती आग के गिर्द अपनी अपनी बसात बिछा रही हैं। कहीं सालसी की बात होती है तो कहीं मजीद हमलों के इशारे दिए जाते हैं। क्या ये कशीदगी महज ताकत का मुजाहिरा है या एक ऐसी जंग का पेशखैमा जिसने तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। खबर सिर्फ इतला नहीं, एक बहता हुआ मंजर है। कहीं समंदर की लहरों में तेल की खुशबू है तो कहीं शहरों की सड़कों पर महंगाई का धुआं। मशरिक़ वुस्ता की आग जब भड़कती है तो इसकी तपिश सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहती। इसकी आंच पेट्रोल पंप की उस मशीन तक आ पहुंचती है जहां कीमत का हिस्सा लम्हा बलम्हा ऊपर सरकता है। आलमी मंडी में बैरल की गर्दिश तेज है। आबनाए हुर्मुज़ पर अल्फाज मिसाइल बन चुके हैं। कहीं गैस की नलकियां सियासत के हाथों बंद होने के इशारे देती हैं तो कहीं LNG के कारखाने खामोशी ओढ़ रहे हैं। उधर पाकिस्तान में हिसाब किताब के कागज चल रहे हैं। एक्स रिफाइनरी कीमतें आने वाले दिनों का बोझ पहले से ही उठा चुकी हैं और कोरोना दौर के फार्मूले माजी के फ्रेम से निकलकर हाल में वापस आ रहे हैं। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं, ये मईशत की सांस, सियासत की धड़कन और आवाम की जेब के दरमियान खींची हुई एक लकीर है। इस हिस्से में हम इन्हीं आलमी झटकों और मुकामी लर्जिशों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां हर इजाफा एक सवाल है और हर फैसला एक इम्तिहान। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी थे। सगीर चौधरी साहब, असगर चौधरी साहब, सरदार फैजान साहब और हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। सगीर चौधरी साहब, आपसे इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरी जानिब हमले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जारहियत ने ईरान पर सैकड़ों मिसाइल जो हैं वो दागे हैं और ये फिर कहा जाता है कि ये हमले हम पर हो सकते थे, सो हम उन हमलों का जवाब दे रहे हैं। क्या कहेंगे सगीर चौधरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, रात को जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है डोनाल्ड ट्रंप की और मैंने भी उसको थॉरली देखा है। तो उसमें उसने जो है बातें की हैं वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हैं और वो समझ से बालातर हैं। एक तो उन्होंने ओबामा पे इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जी ओबामा ने जो डील की थी वो बहुत ही बुरी थी, यानी अपने ही सदर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्रस्ट नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि जो डील हुई थी ईरान से इस एटमी हवाले से मनसूबे के हवाले से वो बहुत ही बुरी थी। एक तो उन्होंने ये कहा। अच्छा, उसमें उन्होंने दूसरा ये कहा कि 47 साल से जो है वो ईरान में कत्लेआम जारी था। 47 साल से उन्होंने जिक्र कर दिया। ये हमें तो नहीं पता कि वो कत्लेआम क्या था। इसके बाद उन्होंने पता था। हाँ जी, और उसने कहा जी कि जो ईरान है वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। अगर हम हमला ना करते तो फिर ईरान हम पे हमला करता। अच्छा जी, ये उन्होंने खदशे का इज़हार किया। और भाई ये देखें, फिर एक बात और कहूँगा, उसके बाद फिर मैं उसकी कमेंट की तरफ आऊँगा कि उन्होंने कहा है जी कि अगर पागलों के हाथ में ये जो एटमी हथियार आ जाएं तो वो उनसे बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं ये इस हवाले से थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि 9 इस वक्त ममालिक हैं डिक्लेयर हैं जो एटमी कुव्वत हैं, जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है। तो इसका मतलब अमेरिका भी पागल है। एटमी ताकत तो वो भी है। तो अगर वो दूसरों को पागल कहना चाह रहे हैं तो अमेरिका तो खुद इटसेल्फ उसी जुमरे में आता है। और अमेरिका के ऊपर तो एक बदतरीन दाग ये भी है कि उसने जो है वो सबसे पहले, अब तक तो एटमी हमला नहीं हुआ, उसी ने सबसे पहले पहल की एटमी हमले की और 2 लाख से ज़्यादा इंसानों को उसने हिरोशिमा में मारा। तो ये उनका बयान और उसके बाद उनका ईरान की रजीम को ये कहना कि जो भी आएगा, जो इसका जहन भी रखता है कि उसने आगे ईरान की बागडोर संभालनी है, हम उसको भी मारेंगे, टारगेट भी करेंगे। ये देखें, ये पेशगी वो चीज़ कह रहा है। दूसरी जानिब अब अमेरिका का हाल ये है और इजराइल का हाल ये है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जो रिपोर्टेड है कि स्पेन से पीछे हट गया। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जी हम आपकी लड़ाई में नहीं पड़ते। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रांस के सदर है मैक्रोन, उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी इसके कोई हासिल वसूल नहीं है, इसका क्या फायदा होगा। धमकियां भी बहुत ज्यादा धमकियां भी दी है उनको। स्पेन को तो उन्होंने कहा है कि जी हम मुअत्तल कर दिए उनके साथ ताल्लुकात। ठीक है, उसके बाद कनाडा ने भी इससे हाथ उठा लिए हैं।
अब बरतानिया भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहा है, बल्कि यूरोपीय ममालिक जितने भी हैं वो पीछे हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने वर्ल्ड वार 1 और 2 से देख लिया है कि जंगों से कोई फायदा नहीं है, हमने लड़के देख लिया, इसके नताज भुगत लिए। अब भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब और इसराइल साहब हमारी जान छोड़ें, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, और आपने जो काम किया है वो आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अब देखें कि ये बात कनाडा कह रहा है, कनाडा जैसा मुल्क कह रहा है अमेरिका को, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि रात उसने टोरपेडो के जरिए जो हमला किया है ईरान की उस पर, तो अब ये जंग जो है ये खलीज फारस तक तो महदूद नहीं रही, अब ये जंग जो है वो बहरा हिंद के पानियों तक फैल चुकी है। और देखें कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जो जहाज़ वापस आ रहा था वो तो भारतीय जो मुश्तरका जंगी मशकें हैं वहाँ से फारग होकर वापस आ रहा था। इसका मतलब है कि भारत इतना कमज़ोर है कि वो तो दिफा ही नहीं कर सकता किसी का। आपने उसको अपने पास बुलाया मुश्तरका दिफाई मशकों में, और बीच में उनको फिर निशाना बनवा दिया गया। तो ये ऐसी कौन सी कहानी है, इसमें भारत बिल्कुल मुलव्वस है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईरान को सोचना चाहिए इस हवाले से। और अब जो है वो अमेरिका पतली गली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, फेस सेविंग के लिए वो रास्ते ढूंढ रहा है, लेकिन इजराइल उसको निकलने नहीं दे रहा। और इजराइल की सूरत ये है कि अब जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं तल अवीव पे और खसूसी तौर पर हैफा पे, ईंट से ईंट बजा के रख दी है ईरान ने, इस वक्त ईंट से ईंट बजा के रख दिया। अब अमेरिका के सारे अड्डे तबाह हो चुके हैं। अल अदीद में जो अमेरिका के जो एयरबेस पे हमला हुआ है, और अभी तक वहाँ से वो सही नुकसान का अंदाज़ा नहीं उन्होंने बताया, लेकिन वो पूरा का पूरा जो है तबाह हो चुका है। वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा उनके फौजी हैं, और सबसे बड़ा अड्डा है वो इस पूरे रीजन में। तो अब देखें कि रीजन में लोग परेशान हैं, अरब ममालिक उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, हमने आप पे $1 ट्रिलियन खर्च कर दिए और आपने हमें सिक्योर नहीं किया, मिसाइल तो हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ईरान ये वाज़ेह कर चुका है कि हम किसी सिविलियन को निशाना नहीं बना रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ईरान के जो वहाँ पर फौजी अड्डे हैं वो जहाँ से बैठ के ऑपरेट करता है उनको निशाना बना रहे हैं। तो अब वहाँ पे आखिरी बात सुन लें कि मज़ेदार बात यह है कि अब चूंकि खौफ तो मौत का हर बंदे को होता है, तो अब उस खौफ से भागने के लिए वहाँ से लोग जो है वो दूसरे मुमालिक में जा रहे हैं, और स्पेशल चार्टर्ड जो है वो 10-10 करोड़ में हायर हो रहा है। ठीक है, तो ये सूरत हाल हो रही है आजकल दुनिया की। और ये अब अमेरिका को ये नहीं पता चल रहा कि उसने अपना जाना कहाँ पे है, चूंकि अमेरिका के बहुत सारे फौजी, सैकड़ों फौजी मारे जा चुके हैं, जो कि ईरान दावा करता है और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट भी कर चुका है। मानने से इनकारी है ना असगर चौधरी साहब, अमेरिका जो है मानने से इनकारी है। असगर चौधरी साहब क्या समझते हैं इस वक्त ईरान जो है उसने जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे जो अमेरिकी अड्डे थे उनको निशाना बनाया है, क्या ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था? क्योंकि बहुत सारी इन चीज़ों पे एक डिबेट हो रही है, बातें हो रही हैं कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब ये जो अरब ममालिक में फ़ौजी अड्डे हैं इनको निशाना नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन आपको लगता है कि ईरान ने अगर ऐसा किया है तो अब जितने भी अरब ममालिक हैं या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसने इनको अपने ख़िलाफ़ कर लिया है, कुछ ऐसा है? जी बहुत शुक्रिया काशा। बिल्कुल, जब ये जंग के बादल थे, खैर तैयारियां तो हो चुकी थी और अब तो रिपोर्ट हो चुका है, जो अमेरिकन मीडिया इसको रिपोर्ट कर चुका है कि दिसंबर से ये बातें हो रही थी, और जो नेतन्याहू और ट्रंप की जो मुलाकातें थी उसके अंदर ये तय हो चुका था कि हमने ईरान के ऊपर अटैक करना है, और ईरान को भी इस चीज़ का पता था। तो एक तवातर के साथ ईरानी लीडरशिप ये कहती रही है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ख़ित्ते में जहाँ जहाँ पर अमरीकी या इसराइली असासे हैं हम उन्हें निशाना बनाएंगे। और फिर देखें, एक इंटरनेशनल लॉ को भी आप देखें कि जिस मुल्क में किसी दूसरे मुल्क का फ़ौजी अड्डा होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर अगर अमेरिका कोई अड्डा है तो वो अमेरिकन प्रॉपर्टी है, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये इंटरनेशनल लॉ मौजूद है जी। और ईरान ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए इन ममालिक के ऊपर, इन ममालिक पे जहाँ पर अमेरिकन फ़ौजी अड्डे थे वहाँ पर हमले किए हैं। गो के कुछ ममालिक में जो रिपोर्टेडली सामने आ रहा है, जैसे UAE है या बहरीन है, वहाँ पर सिविल जो आबादियाँ हैं वहाँ पर भी हमले हुए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी जो अहम बात सामने आई है कि कहीं कोई तीसरा फरीक तो इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा है। ईरान क्लियरली कह चुका है कि सऊदी अरब का जो आरामको है उसने वहाँ पर अटैक नहीं किया है। ईरान ये भी तरदीद कर चुका है कि कब्रस में जो अटैक हुआ है वो भी ईरान ने नहीं किया है। इवन कि ईरान अब तुर्की का भी कह रहा है कि हमने वो नहीं किया है। तो फिर ये किसने किए हैं?
देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी की मैं क्या बात करूं, मुझे तो अभी आलमी क़वानीन की बात की सगीर चोई साहब ने, वो आलमी क़वानीन सिर्फ कमज़ोरों के लिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो मेरी अक़वाम मुत्तहिदा जो थी वो कहाँ पर है, और आज इतने दिनों से वो अक़वाम मुत्तहिदा ख़ामोश क्यों है। एक इजलास उन्होंने बुलाया रात के, और वो इजलास हुआ और बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। खुली छूट मिल गई एक आलमी ताकत को जो अपने आप को कहता है कि वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ मेरा ही दुनिया में चलेगा, बाकी किसी को जीने का हक़ नहीं है। बाकी दुनिया में कहीं पर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है। ख़ुद इतने बहादुर हैं कि इस वक्त तक उनके 17,000 के करीब, ये अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो अपने लोगों का इनखलाक करवा चुके हैं 17,500 के करीब। दूसरी बात मुझे बताएं, वो ब्रिक्स का एक था ममालिक थे, वो कहाँ पर हैं? यूरोपीय यूनियन कहाँ पर है? अरब लीग तो खैर खुद अंडर अटैक है। वो OIC थी, OIC कहाँ पर मौजूद है? तो मुझे तो दुनिया में कहीं पर भी अमेरिका के सामने कलमा हक़ कहने वाला कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सफारतकारी हो रही है। हमें बड़ी उम्मीद थी और हम यहाँ पर बैठ के बात भी कर रहे थे कि चाइना और रूस वो ज़रूर उठेंगे और हाथ रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हमें ये पता चला है कि चाइना ने एक अपना जो है वो नुमाइंदा ख़ुसूसी वो भेजा है, वो भी अमारात और सऊदी अरब के लिए, वो उनसे वो वहाँ पर बात करेगा। पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल रहा है, पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आ रही है, जैसे अभी वो बात हो रही है ना कि ईरान तो दावा कर रहा है कि हमने यहाँ पर इनको मारा है, वहाँ पर बयानात मिल नहीं रहे हैं। आप सेंटकॉम की ब्रीफिंग देखेंगे तो वो कुछ और बता रहे होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, वाइट हाउस के तर्जुमान जो हैं वो उनकी अलग ही कहानी होती है, और तर्जुमान हैं उनके जो दफ्तर खारजा के वो हो गए या मार्को रूबियो के, वो एक अलग ही कहानी सुना रहे होते हैं। मतलब उन्होंने जो जवाज़ गेड़ा है ना, वो जब ये जंग ख़त्म होगी ना तो इसके ऊपर मीम्स बनेगी, आप देखिएगा। कभी वो कह रहे हैं हमारे ऊपर वो अटैक करने लगा था। भाई ईरान पहले ये कह चुका है जो आपसे मुज़ाकरात हो चुके हैं, और फिर आपने बहुत बड़ा सफारती धोखा दिया है। देखें अमेरिकन, और ये अमेरिकन पीपल के साथ ज़्यादती हुई है, जिन्होंने आपको मुंतखब करके इस सीट पर बिठाया है कि जब सफारतकारी हो रही होती है तो फिर कल कौन एतमाद करेगा? कौन आपके साथ टेबल ट्रंप तो कहते हैं ना कि अमेरिकी अवाम जो है इस एक बहुत बड़े फैसले में उनके साथ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिकन अवाम, कल आपने देखा ना राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर क्या हंगामा पपा हो गया था। सेनेट के अंदर गो के अक्सरियत है, अक्सरियत में तो आपको पता है हमारे पास भी 26वीं 27वीं तरमीम पास हो जाती है ना, मुखालफत की है। वहाँ पर तो उन्होंने मुखालफत की है 7% जी, और 73% नहीं 77% जो थे, जो सर्वे हुआ था अमेरिकन अवाम इस जंग के खिलाफ थे, 23% इसके हमायत में थे। चलें ये चीज़ मान ली कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं और उनकी जो काबीना है, उनके जो बयानात है, मतलब इख्तिसार जो है वो हमारे सामने तो आता ही आता है। लेकिन मलिक नजीब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, उर्दन और बहरीन से जो बातचीत है वो भी जारी है। क्या आप समझते हैं कि खलीजी ममालिक अमेरिका की हिमायत में ईरान के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इसराइल और अमेरिका शुरू से यही चाहता था कि वो इस्लामिक ममालिक को आपस में उलझा कर रखे और वो अपने मकासद हासिल करे। अब आप देखेंगे इससे कबल 1980 में आप ईरान इराक़ की जो जंग है वो देखें जी। ईरान को पहले इराक़ के साथ उलझाया गया, उसके बाद ईरान को कुवैत के साथ उलझाया गया। वो कुवैत, कतर, ये इसराइल और अमेरिका की ये जो गठजोड़ है, उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि इस्लामी इत्तेहाद को किसी न किसी तरीके से जो है वो रोका जाए और इनका रास्ता रोका जाए। मतलब सद्दाम हुसैन अगर ना जाते कुवैत तो ये आज इस खित्ते में ना बैठे होते, बिल्कुल इसी तरह ही है। और आप ये देखें कि जिस तरह अमेरिका इस वक्त ईरान के अंदर जो कुछ भी कर रहा है, तो क्या ईरान की जानिब से जो जवाब उसको मिला है, उसके बाद इस वक्त अमेरिका की पोजीशन क्या है? इस वक्त ट्रंप को जो है वो अमेरिका के अंदर शदीद तनकीद का सामना है। उसके पार्लियामेंट के अंदर आप देखें कि वहाँ पर एक करारदाद पेश की गई जो मुस्तरद कर दी गई है भारी अक्सरियत के साथ। तो वहाँ के जो अवाम हैं अमेरिका के, और जो अमेरिका के पार्लियामेंटेरियंस हैं,
चाहे वो अपोजिशन कांग्रेस के है हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं, चाहे वो इक़्तिदार के इत्तेहादी हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और दोनों जानिब से जो है वो इस जंग के ख़िलाफ़ वोट दिया गया है, और ना अवाम इस हक़ में है ना पार्लियामेंटेरियंस इस हक़ में है। तो अब ईरान, जिस तरह अपना असीर चौधरी साहब ने पहले बात की कि अमेरिका तो वहाँ से अब भागना चाह रहा है, लेकिन इसराइल उसको भागने नहीं दे रहा, इसराइल अब उसको भागने का रास्ता नहीं दे रहा है, तो अमेरिका अब क्या करेगा? अमेरिका अब इसराइल का अमेरिका पे इतना कंट्रोल है कि वो अमेरिका को रोक रहा है। देखें, इसराइल खुद अमेरिकन सेनेटर्स कह रहे हैं कि जंग में हमें इसराइल ने फंसाया है। इकॉनमी सारी इसराइल कंट्रोल कर रहा है ना। इकॉनमी सारी बिल्कुल इसी तरह ही है, इकॉनमी सारी जो है वो इसराइल कंट्रोल करता है। और अब ये देखें कि अमेरिका इसके बाद अब आगे क्या करेगा। ट्रंप है वो यू टर्न लेने का मास्टर है, उससे पहले भी उसने यू टर्न लिए हैं, तो अब भी वो यू टर्न लेगा, लेकिन अब वो फंसा इस तरह हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही है मैं किस तरीके से निकलूं। तो इस्लामिक ममालिक का एक इत्तेहाद बना हुआ है, OIC, आपने सुना होगा नाम, तो लेकिन आजकल वो भी बिल्कुल गायब हैं, वो तो उनको सामने आना चाहिए। मैं इसमें ऐड कर दूं, सिर्फ आकाशा में सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं कि ईरानी अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने इन अरब ममालिक के हुक्मरानों से राब्ते किए, उन्हें बताया ये चीज़ कि हम आपकी ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और बिल्कुल हमारा मकसद आपके ऊपर अटैक करने का नहीं है, हमने अमरीकी मफादात के ऊपर हमले राब्ते तो किए, लेकिन कतर की जानिब से इस चीज़ को कतर ने कहा है कि हम जवाब देने किया गया इस चीज़ को कि आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो आपके कहने से क्या हो जाता है। सरदार फैजान साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान खुफिया राब्ते जो है उसका जिक्र हो रहा है, बातें हो रही हैं, और नेतन्याहू की परेशानी जो है वो भी जाहिर हो रही है, ये भी बातें हो रही हैं। सर, क्या समझते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ डील करने पर गौर कर रहा है, कोई यू टर्न जो है वो ट्रंप की जानिब से लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। अभी कुछ मैं पढ़ रहा था, कोई एक खबर ऐसी आई है कि CIA जो है वो ईरानी कुर्स से उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं, और KDPI जो है वो उन्होंने मुस्तफ़ा हिजरी को कहा है कि हम आपको असला भी देने के लिए तैयार हैं और पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। पहले उन्होंने तिलेवानी से राब्ता किया, बरतानवी से राब्ता किया, अब उन्होंने ये कुर्द से राब्ते जो हैं वो उन्होंने कर दिए हैं, और कुर्द के राब्ते जो हैं वो इराक की सपोर्ट के बगैर जो है वो नहीं हो सकते, और इराक में भी जो है उन्होंने वो इराक के जो हुकूमत है उनकी सपोर्ट जो है वो नहीं ले रहे, बल्कि वो कुर्द की सपोर्ट ले रहे हैं, और कुर्द के जरिए जो है वो ईरान को मजीद कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन्हें कह रहे हैं कि हम आपको असला पैसा दोनों चीजें देंगे। तो ये चीज जो है वो एक अभी सामने आई है। दूसरा ये कि जो तबाही इस टाइम पे हो रही है, चाहे वो ईरान में हो रही है, इसराइल में हो रही है, तमाम चीजें जो रिपोर्ट हो रही हैं, ईरान की जो तबाही है या मशरिक वस्ता की जो तबाही बताई जा रही है वो बताई जा रही है, लेकिन ईरान के जो अटैक है इसराइल पे, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मीडिया ने अभी तक इंटरनेशनली जो नुमाइंदगान हैं उन्हें उस तरीके से हायर नहीं किया कि वो चीजें रिपोर्ट होती है। CNN जो तुर्किश CNN है, उनके 2 नुमाइंदे जो हैं वो इसराइल में मौजूद थे। वो खबर आई है कि 2 सहाफियों को वहां पे इसराइल ने जो है वो गिरफ्तार किया है, ताकि वो चीजें जो कि इसराइल में तबाही फैला रही हैं या बता रही है, सोशल मीडिया को भी उन्होंने अपने कंट्रोल किया हुआ है, अपनी मीडिया को भी कंट्रोल किया हुआ है, और जो बाहर से सहाफी आए हुए हैं उन्हें वो गिरफ्तार कर रहे हैं, ताकि वो इसराइल की तबाही जो है वो दुनिया को ना नजर आए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इस टाइम पे अभी हम अगर देखें, ट्रंप साहब के जो बयानात सामने आते हैं, कभी वो कहते हैं कि ईरान पर हमने जो हमला किया है वो उनके एटमी हथियार जो हैं वो बना रहे थे, कभी उनको ये खतरा होता है कि ईरान हम पे हमला ना कर देता, कभी उनका कोई एक बयान जो है वो अभी तक उसमें नहीं रहा कि मतलब वो उन्होंने ये अटैक जो है वो क्यों किया है। बज़ाहिर जो हमें नजर आ रहा है वो ये सिर्फ यही नजर आ रहा है कि उन्होंने इसराइल की माँ पे ये अटैक किया है। दूसरा इसमें और कोई मकसद नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान अमेरिका के सेनेट में ये बात कही जा रही है, उनके सेनेटर जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान के पास इतनी पावर नहीं थी या उनके पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे कि वो अमेरिका तक पहुंचते, या कोई ऐसी खबर नहीं थी कि वो अमेरिका के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी फिलहाल हो रही हैं, और अगर ये जंग जो है मजीद तूल लेती है
तो जैसा कि आपने हॉर्म्स जो है वो ईरान ने बंद किया हुआ है, दुनिया में जो है वो पेट्रोल की किल्लत जो है वो होने लगी जी है। जी फैजान साहब, इससे एक अलग से इस पे बात करेंगे, वो अलग से एक हमारा टॉपिक भी है इस पर। नाज़रीन, चीन ने बड़ा लिया सालसी के लिए खुसूसी नुमाइंदा भेजने का एक ऐलान जो है वो भी किया गया है। क्या चीन ये जंग रोकने में कामयाब हो जाएगा? हम इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि ईरान जो है वो स्टील उसकी जानिब से ये कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे। अगर अमेरिका की जानिब से कोई बात भी की जा रही है तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या ये चीज़ हो पाएगी? क्या चीन जंग रोकने में कामयाब होगा? इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, बात हो रही थी कि चीन ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। सालसी के लिए खुसूसी नुमाइंदा भेजने का एक ऐलान जो है चीन की जानिब से किया गया है। क्या ये जंग जो है चीन रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं हफ्तावार बुनियादों पर तय करने पर गौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। सगीर चौधरी साहब, अवाम जो है वो पहले ही शदीद परेशान थे, ऐसे में जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतें जो हैं वो भी बढ़ने जा रही हैं, क्या कहेंगे? आकाशा, देखिए 2 दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जी हमारे प्रोग्राम में बताया बात हुई थी, बिल्कुल इसी प्रोग्राम में, और हमारे प्रोग्राम में इस पर डिस्कस हुई थी। और उस वक्त कहा गया था कि 28 दिन का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है और उसको रोज़ाना की बुनियाद पे मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो अब वो कम होकर 25 दिन का रह गया है, क्योंकि जो सप्लाई है वो तो डेफिनेटली अब रुकी हुई है ना। तकरीबन तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे वो सप्लाई नहीं है, वो सिर्फ अपनी उस राशनिंग पे ही इन्हिसार कर रहे हैं, जो उनके पास ज़ख़ीरा है उस पर ही कर रहे हैं। तो अब पेट्रोल की जो कीमत है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर पेट्रोल की कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी। अब अगर 266 रुपये पर लीटर है तो ये 350 से 400 रुपये लीटर तक जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है, और देखें जब जंगें होती हैं या इस तरह के हंगामी हालात होते हैं जैसे कोरोना में हुए थे, तो फिर कौम को बैसियत कौम सोचना चाहिए। हमें एनर्जी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि एनर्जी को सोच समझ कर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और बिला वजह जो है वो पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी लाइनें और टैंक्स नहीं फिल करवाने चाहिए। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो पेट्रोल को इस्तेमाल करना चाहिए। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने बाकायदा इजलास भी तलब कर लिया है और सोच उपचार चल रही है। और कल ये इजलास तलब हुआ है जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और इसके अलावा वज़ीर इत्तलात मौजूद होंगे, और इस पे बैठ के जो है वो बाकायदा एक लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा। अब सऊदी अरब ने तो कहा है कि हम आपको मुतबादल रास्ते से पेट्रोल की सप्लाई जारी रखेंगे। ये एक अच्छी उम्मीद है। ताहम जो हमारी अपनी जो पैदावार है जो पाकिस्तान की, वो तकरीबन 90,000 बैरल जो है वो यौमिया है, वो जिससे हमारी दफ़ाई ज़रूरियात जो है पूरी होती हैं। बाकी जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पड़ेगा। लेकिन चूँकि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो हम ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो इसलिए ये जो एनर्जी है इसको बचाना ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट है वो राशनिंग कर रही है और गवर्नमेंट ने पहले ही इस पर थोड़ी सी मनसूबाबंदी कर रखी है। लेकिन एक गवर्नमेंट ने बहुत गलत काम किया कि अभी उस तरीके से पेट्रोल की बंदिश हुई नहीं थी तो 8 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया था। ये मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ एडवांस ज्यादती है। हाँ, अगर हालात इस किस्म के हों तो फिर तो अवाम आपके साथ होगी, कंप्रोमाइज़ भी करने के लिए तैयार होगी। अभी आपने पेट्रोल पुरानी कीमत पे ख़रीदा हुआ है और आप उसमें इजाफा कर दिया आपने, जबकि वो नई कीमत तो अभी आई नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं हुई। और अब आगे जो आने वाली कीमत है उसमें कहा जा रहा है, हम बुरी खबर नहीं दे रहे लेकिन हम अवेयर कर रहे हैं कि 30 रुपये फी लीटर जो है इस पेट्रोलियम मसनूआत में भी तो तेल पानी पूरा करना होता है, खुसूसी तौर पर इजाफा हो सकता है। असगर चौधरी साहब, 80-90 हज़ार जो गाड़ियां हैं, 80 से 90 हज़ार जो गाड़ियां हैं, एक तखमीना है, वो सरकारी गाड़ियां हैं, उनमें पेट्रोल फ्री का चलता है। अगर देखें, और वो घरों में भी इस्तेमाल होती हैं, दफ्तर तो जाहिर सी बात है कि बंद हो जाते हैं, घरों में इस्तेमाल होती हैं, इधर उधर इस्तेमाल होती हैं। अगर उनका इस्तेमाल भी तर्क कर दिया जाए तो हम पेट्रोल को सेव कर सकते हैं, राशनिंग अच्छी कर सकती है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो यूज करें, मेट्रो हर शहर में मौजूद है, उसको इस्तेमाल कर लें भाई। अपनी गाड़ी जरूर आपने इस्तेमाल करनी है। और आजकल जो है वो बहुत सारी गाड़ियां पंजाब में, मतलब हर कार भी हमारे पास मौजूद है, हर मसले का हल भी मौजूद है, लेकिन हमने मसले का हल निकालना ही नहीं है, बल्कि हमने जो बोझ डालना है वो एक आम आदमी पे डालना है। जो तंग करनी है जिंदगी वो एक आम आदमी की करनी है। असगर चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि
कि कोरोना दौर का हफ्तावार फॉर्मूला जो है वापस लाने की एक तजवीज़ जो है वो सामने आ रही है। क्या आप समझते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने का एक मौसर हल है या मार्केट में मज़ीद अदम इस्तेहकाम जो है वो लेकर आएगी? बिल्कुल सही आकाशा, मैं 2 पॉइंट के ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा। एक तो पहले ये हुकूमत की अपनी तरफ से बड़ी तैयारियाँ हैं। आज भी जो ज़ैली कमेटी है सेनेट की, उसका इजलास था, वज़ीर ख़ज़ाना साहब जनाब वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। हुकूमत तो बड़ी पुरुमीद है जी कि हमारे पास सारी तैयारियाँ पूरी हैं, हमारे पास मतलूबा जो ज़खायर हैं वो भी मौजूद हैं। और जैसे चोइस साहब ने बात की है, बिल्कुल ये हकीकत है कि सऊदी अरब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो रेड सी से पाकिस्तान की जो तवानाई की ज़रूरियात है उनकी ट्रांसपोर्टेशन रोकेगी नहीं। दूसरा, आज पासदारान इनकलाब ने भी एक ऐलान ये किया था कि चाइना के जो जहाज़ हैं उन्हें वहाँ से गुजरने दिया जाएगा, उन्हें नहीं रोका जाएगा। तो सेम पोजीशन पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान भी सफारती माज पर उसी तरह ईरान के लिए डटा हुआ है जिस तरीके से चाइना कर रहा है। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश करेगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें माफ़ करना आकाशा, अगर हमें पता चल जाए ना कि कल क़यामत है तो यकीन करें आज कफन महंगा हो जाएगा। ये मतलब बतौर एक कौम हमारी एक ऐसी हैबिट बन चुकी है। पहले महंगा कर बिल्कुल वो करेंगे जनाब, ये तो महंगा ही करेंगे ना। हम भी क्या करेंगे कि नहीं उसे स्टोर कर लें जी, उसे बचा, फिर स्मगलिंग, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी। तो हुकूमत अपने तय कोशिश कर रही है, कौम को भी चाहिए, पब्लिक को भी चाहिए कि वो भी थोड़ी सी अवेयरनेस रखें। सिर्फ देखें प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है, ये बिल्कुल वेस्ट ये ना सोचे। इस वक्त अगर एशियाई जो स्टॉक मार्केट्स हैं, अगर वहाँ पर मुसलसल मंदी का रुझान है तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी जो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है, यूरोप की स्टॉक मार्केटें भी ऊपर नहीं जा रही हैं। और जिस तरह कल व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि फिर हम गैस के बारे में भी कुछ सोचेंगे, उसे यूरोप को इंतबा दिया है। तो ये जंगें कभी भी अमन और खुशहाली नहीं लाती हैं, जंगें हमेशा तबाही लाती हैं। अमन और खुशहाली हमेशा टेबल के ऊपर आती है। वो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप जो कहते हैं मैं अनप्रेडिक्टेबल आदमी हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो यकीनन एक ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी हुआ था। और मोदी साहब का भी आप देख लें, जो कुछ मोदी साहब कर रहे हैं आजकल, अपोजिशन उनके पीछे खासी इंडिया की पड़ी हुई है। भाई वो जैसे चोइस साहब आप बात कर चुके हैं, मैं उसे दोहराना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन वो मेहमान थे आपके पास, जो ईरानी एहलकार थे, वो ईरानी जो जहाज़ था वो आपके मेहमान थे, और आपने अपने मेहमानों की मुखबरी करके उन्हें ज़ालिमों के हवाले किया, उन्हें निशाना बनाया। ये भी तारीख़ में लिखा जाएगा। दूसरी जो आपका सवाल था एक चाइना जो मीडिएटर का किरदार अदा करना चाह रहा है, नुमाइंदा खुसूसी उसने मुकर्रर किया है। हमारा जो पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी ख़ासे मुतहर्रिक हैं। अगर चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं, साथ तुर्किया जो है वो अब खासा एक्टिव हो गया है, तो साथ ही अगर जो मॉस्को अगर एक्टिव हो जाए तो किसी तरीके से इस जंग को रोका जा सकता है। देखें मिडल ईस्ट तो तबाह हो चुका है ना। मिडल ईस्ट के ऊपर जो लोगों का यकीन था, वहाँ पर अरबों करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ थी कि ये महफूज तरीन ममालिक हैं, अगर चलें वहाँ पर सिविलियन का अगर नुकसान नहीं भी हुआ है तो वो जो क्रेडिबिलिटी थी ना वो उनकी तबाह हो चुकी है। जो फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे थे ना, जो महफूज तरीन अपने आप को समझते थे कि हम जाएंगे और बड़ा महफूज तरीन ये ममालिक है, बिल्कुल अगर हम दुबई की बात करें जो निकल गए थे जी, बिल्कुल दुबई की, तो अब सबसे ज़्यादा नुकसान इनकी साख को हुआ है। आज बेशक ईरान के एजी के हमारा मकसद नहीं था, लेकिन आपने जो उन मुस्लिम ममालिक की जो तबाही करनी थी वो आप कर चुके। उनकी अगर आपने उनका माली नुकसान नहीं किया है ना, फिजिकली नहीं हुआ है, तो मोराली उनका आपने खरबों डॉलर का उनका नुकसान कर दिया है। इसराइल तो खुश हो रहा है, को भी ये करना चाहिए ना। देखें ना, इसराइल तो खुश हो रहा है। दुश्मन मालों को अड्डे क्यों देते हैं? सर दुश्मन तो फंसाते हैं ना। मैं पहले ये कह रहा हूँ कि जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर हमला किया, जरा उस तारीख को आप याद करें, और फिर पूरी दुनिया उस वक्त आई और मिडिल ईस्ट के अंदर वहां पर उन्होंने, क्योंकि हर मुल्क अपने आप को गैर महफूज समझ रहा था। ये तो पाकिस्तान था जो हमने कहा था हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे। हमने घास खाई, हमने गुर्बत देखी, हमने तंगदस्ती देखी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दफा महफूज हाथों में है। मैं किसी की बात सुन रहा था कि दुनिया के 5 लोग ट्रंप को इस वक्त मना सकते हैं, राजी कर सकते हैं या सफारतकारी कर सकते हैं, या ट्रंप उनकी बात सुन सकता है। तो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि मेरे जो फील्ड मार्शल का नाम भी उन 5 लोगों के अंदर मौजूद था। तो ये किस लिए हुआ है?
कि आपकी मजबूत फ़ौज जो कल फितनतुल खारिज रोज़ाना आपकी मसाजिद तक आके पहुँच गए थे, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जो चौकियाँ हैं वहाँ तक आ गए थे, सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे थे। आज मुसलसल रात को भी मेरे शाहीन जो थे ना वो किंदार की फ़ज़ाओं में थे, और फिर आज वो दुनिया के पास मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करें, हम मेज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं। हम तो यहाँ पे लबो लहजे भी तब्दील हो चुके हैं। हम तो बात करें असगर चौधरी साहब के बहुत से लोग भी ऐसे हैं, बहुत से ममालिक जो हैं जो अगर इंटरफेयर करें तो डेफिनेटली जो मुज़ाकिरात हैं वो हो सकते हैं। लेकिन हमेशा से हम देखते हैं कि जो ट्रंप साहब हैं उनका एक ही फार्मूला है कि वन साइडेड उनकी बात सुनी जाए, मतलब वन साइडेड तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए और वो अमेरिका के ही फेवर में हमेशा बात करते हैं। सो अगर मुज़ाकिरात हो भी जाते हैं, बात हो भी जाती है, तो कौन से मुतालिबात हैं जो डेफिनेटली हम देखेंगे कि ईरान भी अपने कुछ मुतालिबात जो है वो सामने रखेगा। अभी तो फिलहाल वो मुज़ाकिरात करना ही नहीं चाह रहा ना, जंग बंदी ना सबसे बड़ा तो ये है दुनिया का मुताबिक। तो ये हाँ जी नजीब क्या समझते हैं, कौन इस वक्त जो है वो अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर सकता है इसमें? आकाशा, पॉजिटिव रोल तो इस वक्त मैं समझता हूँ तुर्किया कर सकता है, कतर कर सकता है, सऊदी अरेबिया भी कर सकता है अगर वो करना चाहें तो। जी। इसके और क्या वो करना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरेबिया करना चाहेगा, क्योंकि वो अमेरिका के साथ उसकी मईशत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ है। तो लेकिन उसी को तो बचाना है सऊदिया ने। अब बिल्कुल इसी तरह ही है। और जहाँ तक कतर और तुर्किया क्या है तो ये कोशिश करेंगे और इनकी बात सुनी भी जाएगी, कतर और अगर तुर्किया ये करना चाहें तो। तीसरा, पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर एक नुमायाँ हैसियत रखता है और पाकिस्तान की बात भी आलमी सतह पर सुनी जाएगी। जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इसमें अमेरिका और ईरान जंग को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे तो पाकिस्तान की बात ज़रूर सुनी जाएगी। और जहाँ तक अभी आपने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे या मुतालबात क्या होंगे, तो मुतालबात जो डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा है वो एक ही है कि ईरान जो है वो एटमी पावर ना बने। ईरान का ये कहना है कि हमने एटमी पावर बनना है और ईरान नहीं बनना है जी। ईरान ये कह रहा है कि हमने वो आखिरी मुज़ाकरात में इस बात के ऊपर आ गया था, जीरो लेवल पर लेके आ चुका था। असल में तो वो फतवा आया कि उन्होंने एटमी ताकत नहीं बनना है। यूरेनियम अफसूदगी सिर्फ वो कहने हैं कम कर लें और मान चुका है वो उसके ऊपर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो असल बेसिक तो इशू वही है ना, मिसाइल प्रोग्राम का है। तो ईरान ने तो वो करना है, अमेरिका चाहता है कि वो ना करे। अब होना क्या है कि अगर ईरान पीछे हटता है तो तब भी ये जंग रुकती है, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो तब भी ये जंग रुकती है। लेकिन ईरान अगर इस वक्त पीछे हटेगा, क्या वो इस पोजीशन में है कि ईरान इस वक्त पीछे हटेगा? मैं नहीं समझता हूँ। ईरान ने अपनी सारी क़यादत गंवा दी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान और ये फैसले वही हो रहे हैं जो वो क़यादत करके जा चुकी है, जो क़यादत करके जा चुकी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान अब अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटेगा, क्योंकि अब तो जो उसने खोना था वो खो चुका है, अब मज़ीद उसने क्या खोना है। तो ईरान की आप तारीख़ देखें, 5000 साल उसकी तारीख़ है, तो वो अपने मौक़िफ़ से मैं नहीं समझता हूँ कि 1 इंच भी पीछे हटेगा। और दूसरी जो बात अभी हो रही थी पेट्रोलियम के हवाले से, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने एक तो मुतबादल पेट्रोलियम मसनूआत के लिए जो है वो रास्ते उन्होंने रखे हुए हैं, जिस तरह बहरा अमर है। तो दुबई और सऊदीया मुतबादल रास्ते से भी जो दुनिया को पेट्रोलियम मसनूआत पहुंचा रहे हैं वो पहुंचाएंगे। लेकिन अबनाए हुर्मुज़ इससे कबल जितने भी हालात कशीदा हुए 1980 से लेकर 2019 तक की जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, तो उस दौरान मुकम्मल तौर पर अबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद नहीं हुआ। तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त भी जो है वो बंद नहीं हुआ है, तो आमद रफ्त का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, जहाँ पर कुछ ममालिक के साथ ईरान को इश्यूज हैं, वो कहते हैं पासदारान इनकलाब कहते हैं कि एक बूंद हम यहाँ से पेट्रोल की नहीं जाने देंगे। सर, उसमें उनका ये कहना है कि जो हमारी मर्जी के मुताबिक जाएंगे जहाज़, कुछ ममालिक हैं जिनके जहाज़ों को वहाँ से इजाज़त दी जाएगी, कुछ ममालिक को जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये शुरू से यही होता आया है 1980 से लेकर 2019 तक जितने भी मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं।
मुकम्मल तौर पर जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला बंद नहीं किया गया, लेकिन कुछ ममालिक के जहाज़ों को शदीद ख़तरात लाग रहे हैं और जहाज़ों पर हमले भी होते रहे हैं। तो अभी भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है सप्लाई। अगर मुकम्मल तौर पर सप्लाई बंद हो जाती है तो इससे एक आलमी सतह पर जो है वो काफ़ी सारी महंगाई के मसाइल होंगे आलमी सतह पर। ये सिर्फ पाकिस्तान, ईरान, इराक या जो खलीजी ममालिक हैं उनके लिए नहीं है, ये यूरोप कंट्रीज़ के लिए भी होंगे और अमेरिकन स्टेट्स के लिए भी जो है इसके असरात होंगे। जी, इसके असरात जो है वो हो सकते हैं। सरदार फैज़ान, हमने सरहद उस पार पूरी दुनिया की बात तो कर ली, जो हालात है वहाँ पर उनको तो अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म से हाफिज़ नईम की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द ने मुलाकात की है और ये जमात इस्लामी के वफ़द को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई है कि आप समझते हैं कि सियासी इत्तेहाद और कौमी यकजहती का ये जो मुज़ाहरा है इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया मिस्टर काशा। बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि इस टाइम पे सियासी इत्तेहाद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो इन कैमरा ब्रीफिंग या तहरीक इंसाफ की जो नाराजगी है उसको भी खत्म करना जो है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ की एक पॉइंट एजेंडा इस टाइम पे उनका है कि खान साहब से मुलाकात, तो क्यों खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही? और मेरे ख्याल से इस टाइम पे उनको तहरीक इंसाफ को भी खान साहब की मुलाकात को छोड़ के आके मीटिंग्स में बैठना चाहिए और मीटिंग्स में जब वो बैठेंगे एक अच्छे सियासतदान होने का वो मुजाहिरा करेंगे, तो हो सकता है कि मीटिंग्स के अंदर ही उनकी मुलाकातें ऐसे लोगों से हो जाएं कि उनके कुछ मामला जो हैं वो तय पा जाएं। तो इस टाइम पे तहरीक इंसाफ को काफी इन चीजों को सोचना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ मुल्क के हालात नहीं, पूरी दुनिया के हालात जो हैं उसका मंजरनामा जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तहरीक इंसाफ अपने आप को इस टाइम पे अगर वो बैक फुट पे रखेगी और लोगों के साथ वो मुलाकातों से गुरेज करेगी, तो ये उनके लिए एक सियासी खुदकशी भी साबित हो सकता है। और दूसरी बात जो ये पेट्रोलियम पे बात हो रही थी, उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि अपनाए हुर्म्स पे 25% तेल और 20% जो है वो LNG गुजरता है। इस रास्ते की बंदिश का मतलब ये हुआ कि इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, अरब अमारात और ईरान का तेल जो है वो यहाँ से नहीं गुजरेगा। 150 तेल लाने वाले टैंकर जो है वो वहां पे अभी भी फंसे हुए हैं। चीन जो है वो ईरान से 1 मिलियन बैरल तेल जो है वो दो तरफा बुनियादों पर जो है वो खरीदता है, वो भी बंद हो गया है। दुनिया में रोजाना 10 करोड़ बैरल तेल जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसमें 25 करोड़ जो है वो बंद हो गया है। देखिए, जब डिमांड जो है वो ज्यादा होती है और सप्लाई जो है वो नहीं हो रही होती, तो उसकी कीमतें जो है वो इजाफा हो जाती हैं। $68 फी बैरल जो है वो उससे बढ़कर जो है वो 80 रुपए तक पहुंच गया है और ये जो है वो मजीद इसमें इजाफे का खदशा है और 100-120 तक ये जा सकता है। पाकिस्तान में भी जो है वो फी लीटर पेट्रोल जो है वो 100 रुपए तक पहुंच सकता है। और इस तमाम चीजों के तनाजुर में हमें एक और चीज जो है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो पैसा है उसको जो इकानमी है उसमें एक बड़ा किरदार जो है वो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी अदा करते हैं। पिछले साल जो है वो 38 अरब डॉलर जो है वो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजा है। जब ये हालात होंगे और इसमें कुछ अगर कुछ अरब डॉलर भी जो है वो इसमें कम हुए, तो पाकिस्तान की इकानमी जो है उस पर काफी बुरे असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। बस आखिर में सिर्फ एक शेर कहूंगा मुझे कि बस्तियां हो रही हैं जो बर्बाद, सदेबाब इसका कुछ किया जाए। वक्त का अब यही तकाजा है कि आलमी जंग से बचा जाए और पाकिस्तान को इसमें जो है वो इस टाइम पे एक अहम किरदार अदा करना है। जैसा कि चौधरी साहब ने भी कहा कि कुछ 5 लोगों के नाम जो है उसमें हमारे फील्ड मार्शल का नाम भी जो है वो बीच में शामिल है कि वो जंग रुकवा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि वो जंग रुकवा सकें, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइम पे अमेरिका और इसराइल इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग रोकने की पोजीशन में हो। जी सर, वो हो ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो इस पोजीशन में नहीं है और वो समझता भी नहीं है कि कोई मुज़ाकिरात की जानिब आया जाए या बैठा जाए या बात की जाए। जो पहले वाली क़यादत थी जो शहीद हो चुकी है, वो क़यादत जो फैसले करके गई है वही फैसले जो है वो आगे हम होते देख रहे हैं। सगीर चौधरी साहब, हम देखते हैं इन कैमरा इजलास अपोजिशन ने शिरकत से साफ साफ इनकार कर दिया है। शिरकत कर लेते तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो नरमी है वो हुकूमत की जानिब से भी दिखाई जाती। क्या कहेंगे?
देखिए आकाशा, ये पीटीआई की जानिब से कोई अच्छा डिसीजन नहीं था, ये वाइज डिसीजन इसको नहीं कहा जा सकता। ये डेली मुमताज़ की खबर भी है कि पार्लियामेंट का जो है वो मुश्तरका इजलास जो है बुलाया गया। ये कैमरामैन अगर जूम इन करें जी, तो जी, जी, ये बिल्कुल तारक सुमैर साहब की ये खबर है और उसमें बाकायदा तौर पर ये खबर दी गई है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना चाहिए था, वक्त की ज़रूरत है, जिसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो हैं वो इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे, चूँकि वो जो ईरान का हमारे पाकिस्तान में सफारतखाना है वहाँ पर वो उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा जो खलीजी ममालिक हैं, अरब अमारात के जो ममालिक हैं, उनके जो सरबराहान हैं वहाँ से वो रब्ते में हैं और वो फीडबैक देंगे कि उन ममालिक का क्या कहना है इस हवाले से, इस जंग के हवाले से, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन पीटीआई, फिर मैं कहूँगा कि पीटीआई को अपना सियासी कैरियर ख़त्म नहीं करना चाहिए। देखें, अब इस वक्त हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है और अगर हम कौमी यकजहती नहीं दिखाएंगे और हमारी सियासी क़यादत नहीं बैठेगी तो हमारी और ईरान की सरहद में सिर्फ एक दीवार है और आपको पता है कि उस दीवार के उस पार इजरायली और अमरीकी तैयारे बमबारी करके जा रहे हैं। जब हमारा ये चल रहा होता है तो हमारी जो एयरफोर्स है वो भी उस वक्त पूरी पेट्रोलिंग पे होती है उस पूरे बॉर्डर एरिया में, तो इसलिए ये हम मत समझे कि हम शायद महफूज हैं खुदा न खास्ता और सिर्फ इजराइल पे महफूज हैं जी। लेकिन हमारी फौज जाग रही है। क्या कर रहा हूँ कि वो हमारी एयरफोर्स जाग रही है। चाबहार पे हमला करता है, चाबहार का फासला तकीरीबन 70 किलोमीटर है पाकिस्तान का और वो 150 किलोमीटर अंदर तक मार चुके हैं। मेरी बात सुन लें चौधरी साहब, देखें बाकी चीजें सारी विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है। हमारा मोराल बहुत हाई है, किसी खुश फहमी में रहने की जरूरत नहीं है, आपको विजिलेंट रहना जरूरी है। मोराल हाई होना एक अलग मैटर है, लेकिन कम से कम के नाम पर ये वतन बना था। 27 रमजान और मुबारक को ये मस्जिद वजूद में आया था। यार सब कुछ हुआ था भाई, आपने अपना दिफा भी तो करना है ना। किया है ना, क्या दुनिया में साबित किया है भाई। अब 10 मई को आपने क्या किया है? नहीं, अब मैं बात करने देंगे, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि भाई एक तो सियासी क़यादत को मिलकर बैठना चाहिए और हमारी फौज तो लड़ ही रही है, वो तो विजिलेंट है। वो देखें सियासी क़यादत आपस में, आपका सवाल जो था पीटीआई ने वॉकआउट किया है, पीटीआई को वॉकआउट करके क्या मिला है? पीटीआई को क्या मिल गया? क्या उसने फायदा ले लिया? सर बैरिस्टर गौहर जो है वो ये कह रहे हैं कि दावत दी गई थी ऑपोजिशन को भी, पीटीआई को भी, जो बुलाया गया था वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद था, तो ये इस वजह से हुआ है। असगर चौधरी साहब अब बोल लीजिए। वन लाइनर इसका जवाब ये है। देखिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये एम न्यूज़ से गुफ्तगू थी, महमूद खान चकज़ई थी, एन कैमरा इजलास का उन्होंने मुतालबा किया था और वो एन कैमरा वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। अब जब ये सवाल से बैरिस्टर गौर से हमने पूछा तो उन्होंने कहा हमने तो कहा था कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा इजलास बुलाया जाए और हमें सारा बताया जाए। वो तो ये बात कर रहे हैं, आप उठा के उन्हें कहते हैं नहीं आप चल के जी वज़ीर आज़म हाउस आ जाए। क्या हो जाएगा? भाई इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो तब भी वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठे थे, तो आज उनकी पार्टी हुकूमत के साथ बैठेगी। तो वो पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं, आप उन्हें वज़ीर आज़म हाउस ये तो मुल्क की सालमियत का मामला है ना। हाँ एग्जैक्टली, ये वाला मामला था, तो मुल्क की सालमियत का मामला है ना। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, सईद चौधरी साहब, सरदार फैजान और मलिक नजीब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।